फ्रेंड्स, शुभ एकेडमी आपका स्वागत करता है। चलिए आज हम लोग बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन कॉन्सेप्चुअल वीडियो है जो कि मेरे चैप्टर सेकेंड है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट के सारे लेक्चर्स कंप्लीट वीडियो दे चुका हूं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाइए पहले उसे देखिए, फिर इस वीडियो को देखेंगे तभी आगे की चीज़ों को आपको समझ में आएगा। ठीक है, और लेट वीडियो आने का जो मेरा मेन रीज़न था कि हम लोगों ने 2-4 दिनों से लगभग 1 वीक हो गए हमने वीडियो अपलोड नहीं किए थे, तो उसका मेन रीज़न था थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। मतलब मेरे फ़ोन्स का जो है प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, सही से वर्क नहीं कर रहा था, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी क्या क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स के एलिमेंट्स हैं और किन चीज़ों पर माइक्रो इकोनॉमिक्स काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट आज हम लोग देखेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर वीडियो थोड़ा छोटा हो जाता है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाना मेरा बेटर है। ठीक है, कि भैया हर आप सोचेंगे कि नहीं सर आप छोटे छोटे वीडियो बनाते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो को बस इसलिए छोटा बनाया जा रहा है ताकि हम पार्ट पार्ट में आपको समझा सकें। ठीक है, कोशिश रहेगी 2-3 कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया जाए इसमें। तो चलिए पहला आज का मेरा कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, देखो यहाँ पर लेमन एक लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या बोला गया है कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो एक पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ कंट्री होता है। नहीं समझ में आया, समझो। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब ये बोला जा रहा है कि आपकी जो राजनीति व्यवस्था यानी आपके जो पॉलिटिशियंस है वो अगर किसी कंट्री से या आपके देश ने किसी कंट्री से अच्छे संबंध बनाए रखे हैं और उस देश से आपके ट्रेड होते हैं, यानी आप उस देश से क्या कर रहे हैं, व्यापार करते आ रहे हैं, या उस देश में रहकर आप कुछ काम करते आ रहे हैं जिससे उस देश को प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, तो वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। समझ में आया? चलिए अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आपको एग्जांपल देकर समझाएंगे तो और ईजी हो जाएगा। उससे पहले आप एक चीज़ और जान लीजिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। तो कभी कभी 12th की बोर्ड के बच्चों के लिए एक क्वेश्चन आ जाता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ आल्सो नोन एज, तो आपको ऑप्शन में इकोनॉमिक टेरिटरी दिखा दे तो वो आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट जो है, इसमें बोला गया कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी होता है उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। चलो भैया समझ लो। सबसे पहले शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़, यानी कोई शिप्स है यानी बड़ा जहाज है आपके पास, या एयरक्राफ्ट यानी यहाँ पर एरोप्लेन्स है। एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, यानी जो कि ओन यानी जिसका मालिक और जो ऑपरेट कर रहा हो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट्स हो, बिटवीन 2 और मोर कंट्री, जो कि 2 से 3 देशों या 4 देशों या 5 देशों के बीच उसको फ्लाइट मतलब उसको उड़ा रहा हो, ले जा रहा हो, आ रहा हो। ठीक है, तो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। अब कैसे, एग्जांपल में समझो। बोला प्लेन ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रसिया एंड जापान, यानी कोई एयर इंडिया का बंदा है, यानी एयर इंडिया क्या है, कंपनी है हवाई जहाज़ चलाने वाली, उड़ाने वाली। तो वो क्या कर रहा है, उसका एयर इंडिया एक प्लेन है, उसने क्या किया, रसिया से जापान जाने का भैया अपना क्या किया, शिफ्टिंग किया कि भैया हम यहाँ से रसिया से जापान तक ही अपनी फ़्लाइट को लैंड और टेक ऑफ कराएंगे। ठीक है, तो वो जो बंदा काम कर रहा है यानी एयर इंडिया में जो बंदा काम कर रहा है और जो एयर इंडिया है, ठीक है, यानी जो एयर इंडिया जहाज़ है, ठीक है, जिस जगह से वो लैंड कर रही है और जिस जगह से उड़ान भर रही है वो भी मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ये समझो कि जो भी अगर बंदा रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और वो कोई भी चीज़ जैसे एरोप्लेन हो गया या शिप्स हो गया, अगर वो ऑपरेट भी कर रहा है और उसका ओनर भी इंडिया का है तो वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मतलब वो बंदा और उसकी शिप मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। ठीक, सेकेंड है फिशिंग वेजल ऑयल and natural gas rigs and the floating platform operated by the residents of country in the international water where they have exclusive rights of operations। देखो फिशिंग वेसल्स यानी बड़े बड़े जहाज़ जो क्या करते हैं भैया, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं समुद्र में। देखे होगे तुम, बड़े बड़े जहाज़ जाते हैं, कुछ दिनों बाद आते हैं, फिश सारा कुछ मछली वछली लेकर। तो ऐसा अगर कोई बड़ा जहाज़ है या कोई ऑयल रिफाइनरी करने के लिए जहाज़ लेकर जा रहा है, ऑयल रिफाइन करके लेकर आ रहा है, तो अगर कोई बंदा इंटरनेशनल वाटर्स में इन कामों के लिए जा रहा है और वो अगर इंडिया का रेसिडेंट्स है और वो जहाज़ भी इंडिया की है, तो जो वो इंटरनेशनल वाटर्स में काम कर रहा है वो इंटरनेशनल वाटर भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। ठीक है, और लास्ट देख लो, अभी अगर नहीं समझ में आया तो कंक्लूजन बता देंगे, आपको ईजी क्लियर हो जाएगा। एम्बेसीज, कंसल्टेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड,
कोई एम्बेसी है, कंसल्टेट्स है या मिलिट्री बेस है और वो मेरे कंट्री का है लेकिन वो अब्रॉड में लोकेट है, ठीक है। नहीं समझ में आया? मतलब समझो कि मान लो तुम्हारी इंडिया की एम्बेसी होती है, ठीक है, तो जहाँ लोग, जैसे मान लो तुम्हारी इंडिया की एम्बेसी यूएसए में, तो यूएसए में जितने भी इंडियन लोग होते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, इंडियन एम्बेसी में जाकर कंसल्ट करते हैं, अगर वहाँ के लोकल अथॉरिटी उनसे बात नहीं करते तब, ठीक है। तो जो इंडियन एम्बेसी होती है, मान लो वो यूएसए में है, ठीक है, तो यूएसए के अकॉर्डिंग वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी होगी, इंडिया की, ठीक है। यानी सिंपल वर्ड में समझ जाओ कि अगर मेरी कोई एम्बेसी है, शिप है, एयरक्राफ्ट है, ठीक है, या फिशिंग वेजल्स है, अगर जिस भी एरिया में लोकेट है, यानी जिस भी एरिया में वो काम करे उसको ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला है या राइट्स मिला है, ठीक है, और वो अगर इंडिया का ओनर यानी इंडिया का मालिक का हो और उसको ऑपरेट भी इंडिया का लोग कर रहे हों, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। क्लियर? चलिए, अब इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं आती, तो पहला बोल रहा है एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, यानी जो भी एम्बेसी हुई, कंसल्टेंट्स हुए, कंसल्टेंट्स मतलब जो सलाहकार होती है भैया, बड़े बड़े लोगों के लिए बनाया जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर इनका यहाँ भी रहेगा, आपके यहाँ भी मेरा राजदूत रहेगा, ये सारी चीज़ें, या कोई मिलिट्री बेस आपके यहाँ इस्टेब्लिश किया गया लेकिन वो अनदर कंट्री को, यानी इंडिया में यूएसए का मिलिट्री बेस हो या यूएसए की एम्बेसीज हो, ठीक है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, यूएसए के। जैसे एग्जांपल दिया है, जापान एम्बेसी इन इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान, यानी जापान एम्बेसी इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, जापान के, ना कि इंडिया में। आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में आते हैं। इसमें एक और पॉइंट है, जैसे ये देखो इंटरनेशनल, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, जैसे यहाँ पर देखिए बोला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO लोकेटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। जैसे इंटरनेशनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो आपके इंडिया में लोकेट है तो भी आपके वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर में नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए आज का एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं जो मेरा नॉर्मल रेसिडेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है। नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल फॉर एन इंस्टीट्यूशंस हु ऑर्डिनरली रेसिडेंट्स इन द कंट्री एंड हुज कंट्री ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। यानी नॉर्मल रेसिडेंट्स वो लोग होते हैं जो किसी कंट्री में रह रहे हों, काम कर रहे हों और वहीं अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को दिखा रहे हो। ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, यानी आप मान लो इंडिया आए, ठीक, 1 साल से ज़्यादा आपने वर्क किया इंडिया में, ठीक है, और इंडिया से पैसा तुमने अर्न किया और यहीं सारा पैसा एक्सपेंस भी कर दिया। अब देखते हैं कि मेरा जो नॉर्मल रेसिडेंट्स में क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी एक आपको नॉर्मल रेसिडेंट बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो पहला आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बोल रहा है कि द रेसिडेंट लिव्स और इज़ लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी जो बंदा नॉर्मल रेसिडेंट बनना चाहता है उसको आपकी पर्टिकुलर कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में आना चाहिए। यानी आपकी अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में वो बंदा आ रहा है, यानी इंडिया का कोई बंदा रेसिडेंट बनना चाहता है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में उसको आना ज़रूरी है, यानी वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आए यानी काम करे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या, द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड अकमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। यानी अगर कोई बंदा रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसको ये देखना होगा कि भैया अगर वो अर्निंग कर रहा है तो इंडिया में अर्न भी करे, इंडिया में स्पेंड करे, यानी इंडिया में कमाए भी और इंडिया से ही वो क्या करे, सारा कुछ करे, यानी खाना, कमाना, रहना इंडिया में ही करे, यानी इंडिया से कमाया, इंडिया को वो पेड करे टैक्स, तो क्या हो सकता है, रेसिडेंट बन सकता है। क्लियर है? पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो बंदा रेसिडेंट बनना चाहता है उसको उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में आना ज़रूरी है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि भैया जो बंदा जो बंदा रेसिडेंट बनना चाहता है उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी हो, यानी जो अर्निंग वो कर रहा है वो सेम कंट्री से करे और वहीं सारा कुछ एक्सपेंस करे, यानी रहे, कमाए, सारा कुछ पेमेंट करे, टैक्स पे करे, तो वो इंडिया की या अनदर कंट्री, जिस भी कंट्री में डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा हो वो उस देश का रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा, कौन रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन सकता। अब कौन लोग नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बन सकते। देखो पहला तुम्हारा जो है वो बोल रहा है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर हु विजिट्स अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, ऑब्जर्वेशन, कॉन्फ्रेंस, ठीक है।
तो वो लोग जो तुम्हारे देश में घूमने के लिए आए, यानी हॉलीडे वेकेशन मनाने आए, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए, या स्पोर्ट्स के लिए आए। स्पोर्ट्स के लिए यानी जनरली मान लो कि इंडिया आती है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया आती है इंडिया में, न्यूजीलैंड्स आते हैं क्रिकेट्स खेलने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है यानी हॉलीडे के लिए आए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए, अगर आप इन वजह से आते हैं तो आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन सकते। सेकेंड मेरा बोला है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डेवलपमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन गिवन कंट्री। ठीक है, तो अगर कोई फॉरेन स्टाफ एम्बेसी यहाँ पर है, यानी जैसे इंडिया में एक एम्बेसी इस्टेब्लिश है और कोई फॉरेनर यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, या आर्म फोर्स में जो जैसे मतलब विदेशों के भी कुछ लोग, कुछ आर्मीज़ यहाँ लगी होती है इंडिया के बॉर्डर पे या इंडिया के अंडर भी, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो वो भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन सकते, यानी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ किसी भी कंट्री में नहीं बन सकते। ठीक है, अगर जिस कंट्री के वो हैं वहाँ के तो नॉर्मल रेसिडेंट हैं, लेकिन वो एम्बेसीज़ में काम कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर कह दो कि पॉलिटिकल एरिया से आए हैं, जैसे मान लो फोर्स से हैं, एम्बेसी से हैं, तो उस कारण से वो क्या हो सकते भैया, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बन सकते। नेक्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO। अगर कोई इंटरनेशनल WHO है, यूएनओ है, ठीक है, तो उसके मेंबर्स भी नॉर्मल रेसिडेंट्स कंट्री के नहीं बन सकते। अगर मान लो कि भैया अगर वो इंडिया के हैं, ठीक है, और इंडिया में यूएनओ का, WHO का ब्रांच है, वो लोग काम कर रहे हैं, तो ठीक है, हाँ वो इंडिया के रेसिडेंट ही कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है, वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट कहला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर और कोई फॉरेनर्स उस ऑर्गेनाइजेशन या उस ब्रांच में काम कर रहा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहला सकता। नेक्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वही सेम चीज़ कि भैया कोई एम्प्लॉयज़ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो जो फॉरेनर वाला है वो फॉरेन के लिए नॉर्मल रेसिडेंट होगा और जो इंडिया वाला है वो इंडिया के लिए नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है। और लास्ट तुम्हारा क्या है, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेजल्स, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। यानी कोई क्रू मेंबर्स है, जैसे बड़े बड़े जहाज आते हैं तो कुछ लोग उसके, कुछ लोग विदेश के भी होते हैं और कुछ लोग इंडिया के भी होते हैं। तो जो विदेश वाले हैं क्रू मेंबर्स वो वहाँ के लिए रेसिडेंट होंगे और जो इंडिया वाले वो इंडिया के लिए रेसिडेंट होंगे। ठीक है, इसी तरह ट्रैवलर्स आते हैं घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं या बिजनेस के लिए आ रहे हैं, कुछ 4-6 महीने रहें, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं बन सकते। तो नॉर्मल रेसिडेंट सिंपली कि वो बंदा बन सकता है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता हो और जो हमारी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ यानी मेरे यहाँ अर्न करे, मेरे यहाँ एक्सपेंस करे और मेरे यहाँ टैक्स को पे आउट करे, वही मेरे नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको नॉर्मल रेसिडेंट्स और डोमेस्टिक टेरिटरी क्लियर हुआ हो। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, जो चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, वो मेरे वीडियो अपलोड हैं यूट्यूब पे, तो जाइए उन्हें चेक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।